एक दिन एक लड़की एक बस पकड़ती है उत्तर प्रदेश के बनारस से। अब उसे जाना कहीं और था। बस में वो एक सीट देखकर कोने के सीट पे जाकर बैठ जाती है। जैसे ही वो बस में बैठती है वैसे ही कुछ ही देर बाद एक लड़का भी उस बस में आता है और पहली ही नज़र में जब वो लड़की उस लड़के को देखती है तो उसके लिए उसके मन में प्यार का भाव पनपना शुरू हो जाता है। लड़की लगातार उस लड़के को देखे चली जा रही थी और इस वजह से लड़के का भी ध्यान लड़की की तरफ जाता है। पहले दिन की जो शुरुआत थी वो कुछ ऐसी ही थी। पहले दिन इस लड़की ने बनारस से जो बस पकड़ा था ऐसे ही उस लड़के को देखते देखते पूरा रास्ता तय किया और फिर उतर के अपने जहाँ भी वो जगह पे जा रही थी वहाँ चली जाती है। दूसरे दिन फिर से यही होता है कि वो लड़की फिर से बस पकड़ती है और फिर वो लड़का भी उस बस में आता है, क्योंकि शायद ये बस से कहीं ना कहीं डेली जाया करते थे किसी काम की वजह से। धीरे धीरे देखते देखते लड़की के जो हाव भाव थे वो लड़के को लड़की की तरफ आकर्षित कर रहे थे और दोनों के ही मन में कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक प्यार का जो नाजुक धागा है वो पनपना शुरू हो जाता है। एक दिन मौका मिलता है उस लड़के को उस लड़की के पास बैठने का और वो सीधे जाता है और लड़की के पास खाली जो सीट होती है उस पर बैठ जाता है बैठता है। वैसे ही लड़की इस ताक में ही थी कि एक दिन लड़के से बात शुरू हो जाए। अब लड़की बेझिझक होते हुए उसे मुस्कुराती हुई कहती है यहाँ बैठने के लिए उसके पास में, और जैसे ही वो बैठता है वैसे ही लड़का अपने बारे में बताना शुरू कर देता है कि आप डेली इसी रास्ते से जाते हो, मैं आपको देखता हूँ, आप कहाँ की रहने वाली हो, और ऐसी कैजुअल बातें शुरू होती है। फिर लड़की भी पूछ लेती है कि आप कहाँ से हो और कहाँ जाया करते हो। लड़का बताता है कि मैं जॉब करता हूँ और बनारस में ही मेरा घर है, मेरे परिवार में 2 भाई है और एक माँ है। ऐसे करते करते दोनों की ही जो दोस्ती होती है वो पहले दोस्ती की तरफ और बाद में धीरे धीरे प्यार की तरफ बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब ये दोनों घंटों घंटे मोबाइल पे बातें किया करते थे और डेली ही बस पकड़ के साथ में जहां इन्हें जाना होता था काम की वजह से वहां जाया करते थे। धीरे धीरे इनके प्यार का जो सिलसिला है वो बढ़ता चला गया और इन दोनों ने ही आपस में फैसला लिया कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद दोनों ने ही अपने परिवार से बातचीत की और उनकी शादी हो गई। शादी के बाद उनको एक बच्ची होती है और बच्ची बड़ी ही मासूम होती है। लेकिन अचानक एक दिन एक पुलिस थाने से पुलिस कांस्टेबल का फोन जाता है इस नन्ही सी मासूम के पिता के पास, और सामने से वो पुलिस कांस्टेबल ये कहता है कि आपके 3 साल की बच्ची की लाश जो है वो इस जगह फलाना जगह मॉर्चरी रूम में रखी है और आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंच जाएं। क्या थी उस बच्ची की मौत की वजह? आज की कहानी यहीं से शुरू होती है। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम पूजा है। आज की जो मैं सच्ची कहानी आप सभी को सुनाने वाली हूँ, इस कहानी की शुरुआत लगभग 2022 से शुरू होती है। अंजलि उर्फ प्रिया नाम की एक लड़की जो कि महज 28 साल की होती है, रहने वाली वो बनारस की थी, और एक लड़का जिसका नाम होता है राजू कनोजिया और ये भी रहने वाला उत्तर प्रदेश बनारस का ही होता है। इन दोनों की ही जो घर का डिस्टेंस था वो काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं था। एक ही जगह के होने की वजह से डेली अपने काम पे जब ये जाया करते थे तो एक ही रूट की बस पकड़ते थे, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती फिर प्यार में बदल जाती है। धीरे धीरे जब ये मिले थे प्यार इनका आगे बढ़ता चला जाता है और 2022 में ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब इन्हें शादी कर लेनी चाहिए। 2022 के अंत तक इनकी शादी परिवार की रजामंदी से करा दी जाती है और दोनों ही बड़ी खुशी खुशी अपनी जो मैरिड लाइफ है वो जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन शादी के लगभग 1 साल के बाद ही दोनों की ही संबंध इतने मजबूत होते हैं कि इन दोनों की ही प्यार की निशानी उनके घर एक बच्ची की किलकारी गूंजती है। और इस छोटी सी नन्ही सी जो जान होती है ये बहुत ही प्यारी सी मासूम होती है और इस बच्ची का नाम रखा जाता है आरू उर्फ काव्या कनोजिया। ये धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अपने माँ बाप का प्यार भी पा रही थी, लेकिन अचानक इनकी खुशहाल जिंदगी को किसी की नज़र लग जाती है और सीधे एक दिन एक कॉल आ जाता है कि जो राजू कनोजिया है उसे अपना जॉब जो है वो दूसरे शहर में जाकर ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ये एक तरह से खुशी की भी बात थी और एक तरह से दुख भरी बात भी थी, क्योंकि राजू अब अपनी जो पत्नी का साथ था जो उसने लव मैरिज
पेश किया था उसे छोड़कर, अपनी नन्ही सी बच्ची को जो कि कुछ महीने की थी छोड़कर उसे दूसरे जगह जाकर जॉब करना था, जिसकी वजह से वो घर में अपनी माँ को सबसे पहले बताता है कि उसका जॉब जो है वो अब ट्रांसफ़र लेना पड़ रहा है और जिस वजह से वो दूसरे शहर जाकर नौकरी करना शुरू करेगा। इसके बाद उसकी जो पत्नी थी अंजलि, वो जब इस बात को सुनती है थोड़ी दुखी भी हो जाती है और खुश भी हो जाती है। दोनों ही मिलकर आपस में परिवार की सहमति से अब ये निर्णय निकालते हैं कि क्यों ना अंजलि भी राजू के साथ ही चली जाए और दोनों अपनी खुशहाल जिंदगी आगे की वहीं व्यतीत करें। परिवार वाले पूरी सहमति जताते हैं और राजू कनौजिया अपनी पत्नी को लेकर के सीधे दूसरे शहर चला जाता है और ये शहर इलाहाबाद होता है। यहाँ पे जाने के बाद ये अब जॉब करना शुरू कर देता है। दूसरे शहर जाने के बाद अब राजू कनौजिया जॉब करना शुरू कर देता है और इधर उसकी पत्नी जो कि एक किराए के मकान में रहा करती थी, वो भी दिन भर बच्ची का ख्याल रखती थी और बच्ची के साथ खेलती थी, घर के जो काम थे वो किया करती थी। अंजलि और राजू की जिंदगी बड़ी ही अच्छे से खुशहाल तरीके से गुजर रही थी, लेकिन एक दिन अचानक जिस किराए के मकान में राजू और अंजलि रहा करते थे, उसी मकान मालिक का जो बेटा होता है उसकी निगाहें कहीं ना कहीं अंजलि की तरफ जो है वो बड़ी ही अजीब तरीके से प्यार के भाव से देखा करती थी। दोनों ही एक दूसरे को देखते देखते कब करीब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता है और इस बात का भनक राजू कनौजिया को भी नहीं होता है। दोनों के बीच में यानी अंजलि और उस मकान मालिक का जो बेटा होता है अलकेश नाम का जो व्यक्ति था, वो अंजलि से प्यार करना शुरू कर देता है और दोनों के बीच में ही अब जो मिलना जुलना था वो बढ़ जाते हैं। कई बार जब पति घर में राजू कनौजिया नहीं होता था तब अंजलि जो है अलकेश से मिलती थी, बातें करती थी, समय बिताया करती थी। धीरे धीरे ये दोनों ही अब छुप छुप कर मिलना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे छुप छुप कर मिलना शुरू करते हैं वैसे वैसे अब इनके रिश्ते जो है वो लोगों के नज़र में भी आना शुरू हो जाते हैं। इधर राजू अपने ऑफिस में काम किया करता था और एक दिन 2024 का वो साल है जब उस समय उसके एक दोस्त ने यानी राजू कनौजिया के एक दोस्त ने फोन करके राजू को बताया कि जब तुम ऑफिस चले जाते हो तब तुम्हारी पत्नी किसी के साथ घूमने जाती है, मिलती है और मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी ही पत्नी है। जरा अपनी पत्नी पे ध्यान से नजर रखा करो, क्या तुम्हारी ही पत्नी है ऐसा पता भी लगा लो, क्योंकि जिसे मैंने देखा है वो तुम्हारी पत्नी की हम शक्ल थी, बिल्कुल हूबहू थी। इस बात को सुनने के बाद राजू पहले तो अपनी जो दोस्त है उसको समझाने की कोशिश करता है कि मैं ऑफिस आता हूँ और मेरी पत्नी घर पे रहती है, लेकिन एक शक की जो सुई थी, जो एक शक की बीज थी राजू के मन में, वो अपना शुरू हो जाती है और शक तब पूरे रूप से पक्का हो जाता है जब एक दिन राजू अपने घर पे खाना खाकर सोने चला जाता है। जब वो सोता है तब उसकी आंख तो लग जाती है पर वो गहरी नींद में नहीं होता है। इधर जो छुप छुप कर उसकी पत्नी अंजलि अलकेश से मिलती थी, वैसे ही एक दिन एक रात में अपने पति को सोता हुआ सोचकर अंजलि बिस्तर से उठती है और सीधे छत पे चली जाती है। बड़ी ही दबे पांव से बिना आवाज किए हुए वो ऊपर तो चली जाती है, अलकेश से मिलती भी है और कहीं ना कहीं वो इस तरह की आपत्तिजनक स्थिति में होती है जो किसी के भी देखने लायक नहीं होती है। इधर जो पति राजू बिस्तर पे सोया होता है उसे एक भनक सी लगती है कि कहीं ना कहीं उसकी पत्नी बेड से उठकर कहीं गई है और वो इस वजह से जो शक था उसके आधार पे वो उसे ढूंढना शुरू करता है और ढूंढता ढूंढता सीधे छत पे चला जाता है। जब वो छत पे जाता है तो अपनी ही पत्नी अंजलि को जब अपने ही मकान मालिक के बेटे के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लेता है तब उस दिन उसका शक पूरे पक्के रूप से पुख्ता हो जाता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी को कमरे में लाता है और किसी भी तरह से समझाता बुझाता है कि जो वो कर रही है वो आने वाले भविष्य के लिए भी सही नहीं है और ना ही उसकी बच्ची के लिए भी सही है। इतनी सारी बातें सुनकर अंजलि को उस समय कोई पछतावा, कोई दुख का एहसास नहीं होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है और लिहाजा इसके बाद भी वो अपने पति से
लड़ाई करना शुरू कर देती है। लड़ाई इन दोनों के बीच में बढ़ती चली जाती है और इस लड़ाई के बारे में उनके परिवार वालों को भी भनक लग जाता है। जब परिवार वालों को पता चलता है कि लड़ाई की वजह क्या है तो परिवार के अन्य सदस्य भी अंजलि को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती है और अपने घर को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर इलाहाबाद चली जाती है अपनी बहन के पास। और वो राजू को बोल कर जाती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली हूँ, ना रहना चाहती हूँ, और मैं अपनी बेटी को खुद अपने साथ रखूँगी, खुद जॉब करूँगी और अपनी बहन के घर रहूँगी। तो मुझसे किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट रखने की कोशिश नहीं करना। और इतना कहकर वो अपने पति के नंबर को भी ब्लैक लिस्ट में डाल देती है और इलाहाबाद चली जाती है। लेकिन फिर भी राजू को कहीं ना कहीं तसल्ली थी कि आज नहीं तो कल उसकी पत्नी सुधर जाएगी और उसका परिवार फिर से पहले जैसा खुशहाल हो जाएगा। लेकिन शायद ऐसा होने वाला नहीं था। इधर 2025 जैसे ही शुरू होता है वैसे ही अब पता चलता है राजू को कि उसकी पत्नी अंजलि और उसकी बेटी आरू को लेकर के वो अचानक एक दिन अपनी बहन का घर इलाहाबाद से छोड़कर कहीं चली गई है और उसने नंबर भी चेंज कर लिया है। इसके बाद वो खूब परेशान होता है, अपनी पत्नी को, बच्ची को ढूंढने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी बच्ची और पत्नी मिल ही नहीं रहे थे। इधर जो अंजलि थी वो सीधे इलाहाबाद छोड़कर राजस्थान के अजमेर में पहुंच जाती है और राजस्थान के अजमेर में पहुंचने के बाद दाता नगर नाम का एक इलाका पड़ता है, वहीं पे जाकर के किराए पे मकान लेकर के रहना शुरू कर देती है। और यहाँ उसके साथ वही अलकेश नाम का शख्स भी रहने लगता है। अलकेश और अंजलि जो हैं वो एक होटल में जॉब किया करते थे रिसेप्शन पे, और जिसकी वजह से ये अब लिव इन में रहना शुरू कर देती है और अपनी बच्ची को भी अपने साथ ही रख रही थी। लेकिन धीरे धीरे जो अंजलि अपने पहले प्यार को, अपने पहले पति को छोड़ करके दूसरे प्यार की वजह से अजमेर तक यानी राजस्थान तक पहुंच चुकी थी, उसे पता ही नहीं था कि कहीं ना कहीं ये प्यार भी उसका आगे चलने वाला नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतते चले जा रहे थे, अलकेश अब डेली लड़ाई करना अंजलि से शुरू कर देता है और वजह बस इतनी सी होती है कि जो उसकी 3 साल की छोटी मासूम बच्ची है वो पहले पति की निशानी है, इस वजह से वो इसे अपनाने से मना कर रहा था। लिहाजा अब अंजलि इधर परेशान हो रही थी और अपने रिश्ते को बनाए रखना चाहती थी। वो अलकेश के साथ आगे की जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन अलकेश अंजलि के साथ तो रहना चाहता था लेकिन अंजलि की बेटी के साथ नहीं रहना चाहता था। इस वजह से एक दिन अंजलि इन झगड़ों से परेशान होकर एक खौफनाक साजिश रचती है और वो जो दिन होता है वो तय करती है 16-17 सितंबर का। 16-17 सितंबर की दरमियानी रात को लगभग 4:30 बजे के करीब वो अपने घर से निकलती है अन्ना सागर की तरफ। अन्ना सागर एक झील है जहाँ पे जाते जाते उस रास्ते को तय करते करते वो अपनी बेटी को घुमाने का बोल कर ले जा रही थी। वो अपने बेटी को खुश रखने की कोशिश कर रही थी, उसे बार बार कह रही थी कि अगर उसे कुछ खाना पीना है तो उसे खरीद देगी। बहुत सारी जगहों पे वो दुकानों पे जाती है, कुछ कुछ खरीदती है, अपने बेटी को खेलने और खिलाने के सामान भी देती है और उसके बाद अपने बेटी के साथ समय बिताती होती है। और ये धीरे धीरे जब ये अपने घर से निकली थी तब 10:39 का समय हो रहा था और लगभग 1:27 तक ये घूमती ही रहती है और अपनी बेटी के साथ खेलती है, उसे खिलाती है, उसके पसंद के सामान लेती है और धीरे धीरे करके ये अन्ना सागर झील के पास पहुंच जाती है। जब उस झील के पास पहुंचती है, माँ बेटी दोनों ही थक जाते हैं और थकने के बाद वो जाकर झील के किनारे ही बैठ जाते हैं और गोदी में वो अपनी बच्ची को, आरू को लेकर के अब सुलाने की कोशिश करने लगती है। और धीरे धीरे आरू क्योंकि थक गई थी अपने माँ के गोद के आगोश में आकर के बड़ी ही इत्मीनान से सो जाती है। जब वो जैसे ही सोती है तब माँ को लग जाता है कि उसकी बेटी सो चुकी है। फिर भी माँ ये तसल्ली करने की कोशिश कर रही थी कि उसकी बेटी आरू सो चुकी है नहीं। वो आरू के नाम को पुकारती है और जब उसे पता चल जाता है कि आरू सो चुकी है उसके बाद वो इधर उधर देखती है झील के किनारे, क्योंकि रात का वक्त था, कोई भी मौजूद नहीं था। इस मौके का फायदा उठाकर वो सीधे अपने गोद में अपनी ही बच्ची को सोती हुई पाकर उठती है, उसे गोदी में ही उठाती है और सीधे झील में जाकर फेंक देती है।
उसकी बेटी डूब रही थी, बचने की कोशिश कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी माँ आसपास है, उसे बचा लेगी, लेकिन धीरे धीरे उस झील के आगोश में ही वो कहीं छुप सी जाती है। जब उसकी माँ को तसल्ली हो जाता है कि उसकी 3 साल की बेटी की सांसें थम चुकी है, तब उसकी माँ अब यहाँ से एक और साजिश रचने की कोशिश करती है। वो अपनी डूबती हुई बेटी को मरता हुआ देखकर, मरने के बाद भी उसे बचाने की कोशिश पहले भी और बाद में भी बिल्कुल नहीं करती है और वहां से सीधे वापस लौट जाती है। वापस लौटने के बाद वो अन्ना सागर झील का जो रोड है वहां पे आती है, अपने मोबाइल से अपने कथित बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, जो कि अल्केश था। कॉल करके बताती है कि उसकी बेटी उसके साथ थी बट मिल नहीं रही है, क्योंकि अल्केश की नाइट शिफ्ट थी। वो जैसे ही इस बात को सुनता है उसे भी परेशानी होती है और वो ये आश्वासन दिलाता है अंजलि को कि वो तुरंत आ रहा है और उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। और जब अल्केश अंजलि के पास आता है तब वो यही बताती है कि मैं उसे बस घुमाने लाई थी और घूमते घूमते वो सिटी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ लगाती हुई गई और उसके बाद मुझे दिखाई नहीं दी। इसके बाद वो दोनों मिलकर के ही इधर उधर ढूंढने का अंजलि नाटक कर रही थी अल्केश के साथ। और ऐसे ही वक्त में रात के करीब 1:27 के करीब, 1:37 के बाद, लगभग 10 मिनट बाद, एक पेट्रोलियम गाड़ी जो होती है पुलिस ऑफिसर की, वो उधर से गुजर रही थी। जब वो दोनों देखते हैं कि झील के पास इतनी रात में एक कपल क्यों घूम रहा है सुनसान जगह पे, तब वो अंजलि के पास जाकर के पूछते हैं कि कोई परेशानी की तो बात नहीं है, आप दोनों अकेले इतनी रात को क्यों घूम रहे हैं। इस पे अंजलि बताती है कि मेरी छोटी सी बेटी है जो कि 3 साल की है, उसे मैं घुमाने लाई थी और लगभग हम 10:40 पे घर से घूमने निकले थे और वो अचानक से सिटी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ती दौड़ती गायब हो गई है। मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप चिंता ना करें, हम उसे ढूंढ ही लेंगे। इस बात को सुनने के बाद पुलिस के जो हेड कांस्टेबल होते हैं उन्हें थोड़ा सा भय लगता है। वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि किसी भी बच्चे का मां से बिछड़ना एक बहुत पीड़ादायक समस्या होती है और कोई भी माँ अपने बच्चे से 1 सेकंड दूर नहीं रह सकती है। लेकिन एक ऐसी माँ है जो अपनी ही बेटी के गायब होने की वजह से परेशान का भाव उसके चेहरे पे दिखाई नहीं दे रहा है और वो बिना परेशान हुए पुलिस की मदद भी नहीं लेना चाहती और कह रही है उसे ढूंढ लेगी, और कई घंटों से ढूंढ भी रही है। पुलिस को शक होता है और इसके बाद वो तुरंत ही उस महिला को, यानी अंजलि को और अल्केश को गाड़ी में बिठाती है और उसके बाद वो खुद भी ढूंढने का प्रयास आरू को करना शुरू कर देते हैं। ढूंढते ढूंढते जब बार बार अंजलि से वो पूछ रहे थे कि आप किधर गए, बच्चे किधर दौड़ रही थी, ऐसे तमाम उससे सवाल किए चले जा रहे थे। वो हर सवालों के जवाब हर बार बड़ी ही उटपटांग तरीके से और बड़ी ही इनमें विरोधाभास का आभास जब पुलिस को हो जाता है, तब पुलिस सीधे अब उनसे सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है और इसके बाद सीधे पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने का भी निर्णय लेती है। इसके बाद ये दोनों ही अब सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश करने के लिए अब ये सीधे अभय कमांड सेंटर के पास जाते हैं, क्योंकि वहां सीसीटीवी लगी हुई थी। सीसीटीवी को जब खंगाला जाता है, क्योंकि वो महिला लास्ट वही लोकेशन बता रही थी, तब पता चलता है कि 10:39 पे ये माँ बेटी उसी रोड पे काफ़ी बार घूमते हुए इधर उधर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद अचानक 1:27 से ये जो महिला है वो लापता हो जाती है और उसी रोड पे बिना बच्ची के 1:37 पे दिखाई देती है। इस वजह से पुलिस का शक अब गहरा जाता है अंजलि की तरफ और फिर शक्ति से जब पूछताछ होती है तब अंजलि ये स्वीकार करती है कि उसने खुद ही अपनी बेटी आरू को जो झील है वहां पे जाकर फेंक दिया है। इसके बाद अंजलि को पुलिस की टीम उस झील के पास लेकर के जाती है और झील से बच्ची की बॉडी बरामद कर ली जाती है। और अब जब अंजलि से पूछा जाता है कि तुम बच्ची के पिता का नाम बताओ, क्योंकि अल्केश जो उसके साथ था वो सीधे बोलती है अंजलि की ये मेरा पति है लेकिन बच्ची का पिता नहीं है। अब इस पे जब पूछा जाता है कि बच्ची का पिता कौन है, इसके बाद अब अंजलि बताना शुरू करती है दरअसल आरू उसके पहले शादी से हुई बच्ची है और जो उसका पिता है उसका नाम राजू कनौजिया है, जो कि बनारस में रहता है। अब इसके बाद सीधे यूपी के बनारस में कॉल किया जाता है
और ये कॉल सीधे राजस्थान के अजमेर से जाता है। जो यहाँ के कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं, डीओ होते हैं, जो कि गोविंद सिंह होते हैं, प्लस जो हेड कांस्टेबल होते हैं वो धर्म राज होते हैं, और साथ ही जो कांस्टेबल होते हैं वो मोहन सेसमा करतार होते हैं। ये सभी मिलकर फ़ोन जब मिलाते हैं तो सामने राजू कनौजिया फ़ोन उठाता है और राजू कनौजिया को कहा जाता है कि आपके 3 साल की बच्ची की लाश जो है वो बरामद की गई है झील किनारे से, जो कि राजस्थान में है। तब ऐसा सुनते ही वो एक तरह से शॉक हो जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि वो आगे बोले तो बोले क्या। वो बड़ी ही घबरा जाता है और फिर पूछने की कोशिश करता है कि उसकी बच्ची के साथ आखिर हुआ तो हुआ क्या है और आखिर पूरा मामला क्या है। लेकिन सामने से जो पुलिस की आवाज़ आ रही थी उन्होंने पूरी बात बताने से मना कर दिया और सीधे उन्होंने कहा कि बच्चे की लाश जो है वो एक मॉर्चरी रूम में रखवा दी गई है, जो कि जवाहरलाल मॉर्चरी रूम है, यानी जवाहरलाल हॉस्पिटल में है, और आप तुरंत ही इस मॉर्चरी में आने की कोशिश करिए। इसके बाद जो कि लगभग 1027 किलोमीटर दूर बैठा राजू कनौजिया होता है, वो परेशान होता हुआ सीधे अपनी माँ को फोन करता है और माँ का नाम देवी कनौजिया होता है। बनारस के ही जो थाना लगता है महमूरगंज, उसी के पास शुकुरपुर सराय चंद्र नाम का एक जगह है जहाँ पे उसकी माँ और उसकी बुआ रहा करती है। अब देवी कनौजिया अपनी बुआ यानी कि राजू कनौजिया की बुआ को लेकर के साथ आती है और तीनों मिलते हैं और सीधे तुरंत ही गाड़ी पकड़ लेते हैं जो कि राजस्थान जाती है, राजस्थान के अजमेर। अब कैसे कैसे करके वो पूरा रास्ता तय करता है। उसे अभी भी लग रहा था कि ये सारी चीज़ें झूठ है, गलत है। वो फिर से पुलिस से पूछने की भी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले इतना ही बता पाते हैं और यही जानकारी वो अपनी माँ देवी कनौजिया को भी देता है। जब ये सभी लोग उस हॉस्पिटल के मॉर्चरी रूम में पहुंचते हैं जो कि जवाहरलाल हॉस्पिटल था, तब वहां पे अपनी बच्ची की लाश देखकर वो सहम जाता है और सदमे में चला जाता है, फूट फूट कर रोता है और वो पूछता है कि उसकी बेटी के साथ आखिर हुआ तो हुआ क्या है। इसके बाद पुलिस की टीम राजू कनौजिया को सीधे उसकी पत्नी से मिलवाती है और जब वो पत्नी से मिलता है तब उसके बाद वो पत्नी से भी यही पूछता है कि जब मैं खुद अपनी बेटी को रखना चाह रहा था तब तुमने ही मेरी बेटी को मेरे पास आने से मना किया। तुमने ये कहा कि मैं अपनी बेटी के साथ ही रहना चाहती हूँ, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, जिस वजह से मैंने उसे तुम्हारे साथ जाने दिया और तुम ही ने उसकी जान ले ली। अब मैं इस बच्चे का क्या करूं जिसमें जान और प्राण ही नहीं बचे हैं। आखिर तुम कैसी कसाई माँ हो। और ये कहकर वो बड़ी ही बेदर्दी से अपनी बच्ची को याद कर करके लिपट लिपट कर उससे रोता है, लेकिन अब उसकी बच्ची इस दुनिया में नहीं थी। इसके बाद जो प्रेमी अलकेश होता है और जो महिला अंजलि होती है, इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो बच्ची की लाश थी वो पोस्टमार्टम के बाद उसके पिता को सौंप दी जाती है और इसके बाद जो क्रियाक्रम है वो बच्ची का करवा दिया जाता है। लेकिन एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात इसके बाद भी होती है कि जो अंजलि थी, अंजलि ने फिर से कॉल लगाया पुलिस की मदद से अपने पहले पति को, राजू कनौजिया को, और वो मिन्नतें मांगने लगी कि मुझसे जो भी हुआ है वो गलती से हुआ है, मुझे माफ़ कर दो और मुझे पुलिस के कब्जे से छुड़ाने में मदद करो। सोचिए कि एक माँ जो कदम उठा चुकी थी वो इतना ज़्यादा भयानक था कि उसके बारे में उसे एहसास भी नहीं हो रहा था कि वो किस तरह की खौफनाक चीज़ें कर चुकी है अपनी ही जन्म दी हुई बच्ची के साथ। और फिर वो मदद की जो गुहार है वो उसी पति से लगा रही है जिसको उसने जीवन भर का इतना भयानक दर्द दिया। लेकिन राजू ने सीधे नकारते हुए कहा कि तुम शायद माँ के कहलाने के लायक भी नहीं हो, इसीलिए मेरी बच्ची को भगवान ने तुम्हारे पास रहने से छीन लिया और ये तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ। मेरी बच्ची तो नहीं आएगी अब वापस, पर तुम्हें मुमकिन सजा तक पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा और मेरी बच्ची को न्याय दिलाने की भी कोशिश करूंगा, जिस वजह से न मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं, न दोबारा फ़ोन लगाने की और मुझसे मदद मांगने की तुम्हें कोई ज़रूरत भी है।
आज की ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं था। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकें। तो यदि आप ऐसी ही सच्ची कहानियों को सुनना चाहते हैं जो कि रियल क्राइम स्टोरीज हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर और लाइक कर सकते हैं। तो अगली मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।